Hello बच्चों, welcome to today's class. So today we are going to do types of functions. So here we go. Functions की डोमेन रेंज हम बच्चे पहले कर चुके थे. आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन. क्या उनकी टाइप्स है और साथ साथ हम उसकी फिर डोमेन रेंज रिवाइज करते जाएंगे. हर फंक्शन की जो डोमेन है और रेंज है वो साथ साथ लिखते जाएंगे, तो आपकी डोमेन और रेंज फिर से एक बार रिवाइज होने वाली है. बट बच्चों, आज का ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन आने वाले हैं वो बेसिक फंक्शन है जो पूरे मैथ्स में, फिजिक्स में भी यूज होंगे आपके, और एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी फंक्शन का समझ लेंगे और उसकी डोमेन रेंज, और उसके साथ साथ हम ग्राफ भी करने वाले हैं फंक्शंस के, हम साथ में ग्राफ्स भी करेंगे बच्चों. तो ग्राफ जब आपको समझ में आ जाएगा और डोमेन रेंज भी उसके साथ हम करेंगे, तो उसमें फिर क्रैमिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन. देखिए, कांस्टेंट फंक्शन एज नेम सजेस्ट फिक्स है, ये है ना. कांस्टेंट का मतलब जो कभी चेंज ना हो. सो इसको क्या कहेंगे? अ फंक्शन whose value does not change irrespective of इनपुट वैल्यू, एनी इनपुट वैल्यू, कुछ भी आप उसमें इनपुट डाल दीजिए वो चेंज नहीं होगी उसके. इनपुट वैल्यू हम उसमें कुछ भी रखेंगे, ठीक है. सो आउटपुट चेंज नहीं होगा. फंक्शन हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनपुट वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. देखिए बच्चों, इसका पहले हम एक रियल लाइफ से एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल तो हमने करना ही है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स को कि सर रियल लाइफ में कहाँ कैसे यूज होगा. देखिए, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या सिंपली एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के मान लिया हमने, वेर के इज एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी हो सकता है, ठीक है. के इज अ स्केलर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी. अब देखिए, रियल लाइफ में से हम ग्राफ इसका अभी ड्रॉ करेंगे. पहले रियल लाइफ से इसका एग्जांपल लेते हैं. अब जैसे लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, ये तो हो गया फिक्स. इनपुट कहाँ पे जा रही है? एक्स की तरफ. एक्स है हमारे पास इनपुट. अब मैं इनपुट अगर मान लो 1 लिख देता हूँ, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा मेरा, ये के है. ऐसे 2 रखूँ तो भी के आना चाहिए, -2 रखूँ तो भी, ये फिक्स रहेगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इनपुट चेंज हो रही है. रियल लाइफ से इसका एक एग्जांपल जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्या लेते हैं? देखिए, ट्यूबलाइट है ना. अब आप कहेंगे सर ट्यूबलाइट से क्या लेना देना इसका? यस, सपोज आपके पास 100 वॉट की ट्यूब है, दिन भर हम उसे जलाकर रखते हैं, रात को या जब भी लाइट कम हो. सो देखिए, इसका अगर हम प्लॉट करें, ये सपोज 100 वॉट है यहाँ पे, ठीक है. अब इधर हम ले लेते हैं आवर्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक है. एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ आवर्स और ये वॉटेज. अब अगर आपकी ट्यूबलाइट जो है या CFL वट एवर इट इज 100 वॉटेज की है, तो आप उसको चाहे 1 घंटे के लिए जलाएं, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, उसकी लाइट जो है, जो उसकी पावर है वो फिक्स रहेगी. वो ये नहीं है कि ज़्यादा देर जलाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी, नहीं. ये देखिए, ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है 100 वॉट जितने भी है. इधर टाइम बढ़ता चला जाएगा, बट दिस पार्ट इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन आवर्स. जितने मर्जी आज तक आप उसे जलाए रखिए. सो दिस इज एन एग्जांपल. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, आप अपने माइंड से ऐसे निकाल सकते हैं. सोचिएगा अपने रियल लाइफ में, यही इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, फंक्शंस के कंसेप्ट यूज होते हैं डायरेक्टली ऐसे. चलिए, तो अभी हम इसकी ग्राफ की बात करें.
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने इसको कहा कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका जो ग्राफ होगा ये हम मान लेते हैं k, और यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली दोनों से 1 2 3 एक्स एक्सिस पे दोनों साइड आप जितनी मर्जी इनपुट वैल्यू बढ़ाइए, -1 -2 दोनों साइड, ये सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। इस तरह से ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स y डैश। सो टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस और टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस वैल्यू रिमेन्स सेम विच इज कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे k लिखा था, उसको k लिखिए, c लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं डोमेन और रेंज की। जब हमने कहा डोमेन, तो देखिए रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पे हम राइट पे भी जा रहे हैं, जीरो भी, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे भी, तो यानी कि डोमेन तो होगी रियल नंबर्स, कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। पर ये जो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज तो फिक्स हो गई, फिर तो बन गई एक सिंगलटन सेट के। ओके, ये बहुत सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं अब आइडेंटिटी फंक्शन पे। सेकेंड इज आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, so how do we define it? If the input value and output value values are identical, ठीक है ना, आइडेंटिटी से ही आइडेंटिकल याद रखना बहुत ईजी है। किसी भी फंक्शन में अगर इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज हैं, इफ द इनपुट values and output values are identical, then the function is called, then f of x, यानी कि जो फंक्शन है f of x is called identity function। ओके, यानी कि आपने जो वैल्यू पुट करी यहां पे वही आंसर आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। इनपुट जो हम फंक्शन में पुट करते हैं यानी कि डोमेन, और जो डोमेन में आपने पुट किया आंसर भी वही आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। मैं हर जगह फंक्शन में, जैसे पिछले फंक्शन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हम टूवर्ड्स y एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। सो देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3, इधर से -1 -2, फिर 1 2 3। सो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, और टूवर्ड्स इधर एक्स एक्सिस एक्स डैश, और ये बना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y डैश हो जाएगा। देखिए अगर मैं 1 पुट करता हूं एफ ऑफ 1 तो आंसर भी 1 आएगा, फिर एफ ऑफ 2 पुट किया आंसर भी 2, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वही y की। अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है, देखिए इधर से ऐसे, अगर x 2 है तो यहां से कितना y भी 2 आ रहा है, फिर x 3 है तो y भी 3 आ जाएगा, तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, -2 पुट किया x को तो y भी इधर से -2 आने वाला है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी। तो आपने याद कैसे रखना है, अब देखिए ये इक्वली इंक्लाइंड है x और y एक्सिस के साथ, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू एक्स। सो जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक सिंपल x है, ठीक है, जो पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन फिर क्या बनेगी इसकी, देखिए मैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो डोमेन तो हमारे पास सिंपल होगी इसकी r, रियल नंबर जो भी पुट करेंगे, और जो फिर पुट कर रहे हैं आंसर भी वही आ रहा है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। डोमेन और रेंज दोनों की दोनों सेम हो गई। इस फंक्शन को हम आई एक्स भी लिखते हैं बच्चों, आई एक्स इक्वल टू एक्स, आई फॉर आइडेंटिटी, जस्ट अ सिंबल है ये, ठीक है।
आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका भी अगर हम एग्जाम्पल रियल लाइफ से, रूटीन लाइफ से कोई एग्जाम्पल चूज करें तो क्या हो सकता है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन को ऐसे रियल लाइफ से रिलेट करें, बट करना आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वो तो सीधा सीधा टेक्नोलॉजी से, रियल लाइफ से ही जुड़ा होता है। तो मैं एक दो फंक्शन के बारे में आपको ऐसे रियल लाइफ से एग्जांपल दूंगा, आपने बाकी अपने आप भी सोचना है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर रहे थे हम एफ ऑफ एक्स, आंसर भी वही आ रहा है। तो इसके एक रियल लाइफ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेइंग मशीन की अगर हम बात करें, देखिए जब हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हमें वो मेजर करके देता है, तोल के देता है ना सामान। सपोज आपने क्या किया, 2 kg एप्पल परचेज की, आपने तो कहा भाई 2 kg। अब उसको क्या करता है, वो मेजर करने के लिए ऐसे जो उसका मेजरिंग बैलेंस होता है, मशीन होती है, उसके ऊपर ऐसे रखता है। यहाँ पे इसका ग्रेजुएटेड मीटर होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर सपोज एप्पल रख दिया आपने, तो यहाँ पर भी रीडिंग कितनी दिखाएगा, 2 kg। क्यों, अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी अकॉर्डिंगली द रीडिंग आ जाएगी। तो यानी कि जितना यहाँ पे मास आप रखेंगे इसके ऊपर, उतनी ही रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा। तो ये जो हम यहाँ इस मशीन के ऊपर जो सामान रख रहे हैं तो हो गया इनपुट वैल्यू, और ये जो रीडिंग यहाँ डिस्प्ले हो रही है ये होगी आउटपुट वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा मॉड्यूलस फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, और मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको इसको एकदम सिंपल करके बताया जाए। मॉड्यूलस फंक्शन, सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, और सिंपली स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। एंड इट इज डिफाइंड एज देखिए किस तरह से, मॉड एक्स को हम डिफाइन करते हैं माइनस एक्स एंड एक्स। कब माइनस लिखते हैं, इफ एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब हम इसको, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर 0 से कम है तो इसको माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसको हम मॉडुलस फंक्शन बोल रहे हैं। अब मॉडुलस यूज कब होता है, देखिए ये स्पेसिफिकली कब यूज होता है, ओनली फॉर, या फिर हम ऐसे लिखेंगे वेर एवर पॉजिटिव डोमेन इज रिक्वायर्ड, इट इज यूज्ड वेर एवर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर नीडेड। ओके, जैसे हमारे पास लॉग है, किसी भी फंक्शन का लॉग है, तो जो यहाँ पे इनपुट वैल्यूज होंगी वो कभी भी अभी, क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों, लॉग का जो चैप्टर है 2005 में सिलेबस से हटा दिया था। मैथ्स में पहले पूरा डिटेल में था लॉग क्या होते थे, अभी सिर्फ ये फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स से इसको हटा दिया। मैं इसके एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड करूंगा। सो अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि नेगेटिव नंबर्स का और 0 का भी लॉग नहीं होता, इट इज डिफाइंड फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का लॉग लिखते हैं तो उसके साथ मॉडुलस लगा देते हैं, ऐसे मॉड, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब इसके साथ कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि सर अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव कैसे आया। देखिए ये जो इनपुट वैल्यूज हैं ये x की हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते आ रहे हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, टूवर्ड्स y एक्सिस, ऐसे लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो हमें इसको लिखा मॉड एक्स। अब मॉड एक्स की फिर से वैसी दो वैल्यूज हम लिख रहे हैं। देखिए अब क्या करते हैं, देखो सेम, पहले मैं ये पॉजिटिव वैल्यू लिख लेता हूँ। ये इसका एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली मैं बताता हूँ। देखिए सपोज हम पुट करते हैं इसमें 2, तो यहाँ पे हो गया 2। अब ये 2 तो है 0 से बड़ा है ना, पॉजिटिव नंबर है, तो एज सच यहाँ पे मॉड का कोई यूज ही नहीं बनेगा फिर, क्योंकि नंबर ही जब पॉजिटिव है तो मॉड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें। यूज का मतलब ये नहीं है, मतलब चेंज नहीं आएगा इसमें। इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी इसकी पॉजिटिव ही रहेगी, सेम वैल्यू आ गई।
लेकिन अगर हम यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं, अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है। जब हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं, x को हमने रख दिया नेगेटिव, है ना। तो जब हमने x को नेगेटिव रखा, अब देखिए जब x हमारा नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन आउटपुट जो दे रहा है वो -x दे रहा है आउटपुट। गॉट इट। x के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। अब x हमारा ये है, ये x है, ये तो हो गया x, और इसके बाहर माइनस, तो फिर क्या हुआ माइनस माइनस प्लस। तो जो हम लिख रहे थे y इज इक्वल टू मॉड x, तो देखिए y फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पे x जो था वो इनपुट हमने जो थी नेगेटिव दिया था x को, लेकिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो बाहर माइनस साइन कैरी करता है, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जो x नेगेटिव था उसके साथ ही होकर फिर ओवरऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। गॉट इट। ये समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें देखकर, तो ये देखिए जब हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो आंसर भी 2 आया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो आंसर भी मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि जो मैं वैल्यू x की पुट कर रहा हूं वही आ रहा है इधर पॉजिटिव साइड। ऐसे 2 पुट किया तो ये भी पॉजिटिव, तो देखिए एक ऐसी लाइन बन गई। ठीक है, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो मॉड 3 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। फिर जब हमने x को नेगेटिव किया, है ना, x तो नेगेटिव हो गए थे यहाँ पे, लेकिन y फिर से पॉजिटिव ही चल रहा है, तो y तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहने वाला, x की वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है, इनपुट तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आंसर तो न्यूमेरिकल तो वही आएगा ना। न्यूमेरिकली इट इज इक्वल, साइन अलग हो जाएगा, सिर्फ x नेगेटिव था लेकिन y फिर उसके साथ पॉजिटिव। जैसे हमने यहाँ पे -2 पुट किया था लेकिन y 2 आ गया। ऐसे -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए मॉड ऑफ -1, तो ये 1 आ जाएगा। तो x तो नेगेटिव हुआ लेकिन y फिर से पॉजिटिव। फिर ऐसे ही अगर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो y फिर से 2 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड इसका ग्राफ बनेगा। मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ, देखिए। तो जो इसका ग्राफ बनने वाला है ऐसे, एक तरफ इस साइड से और एक इधर से। ठीक है, तो ये तो हो गया y इज इक्वल टू x, और ये बनेगा y इज इक्वल टू -x। इस साइड जो है x नेगेटिव रहने वाला है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे y की भी 1 आ जाएगी। फिर x 2 है तो y भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम डोमेन और रेंज की बात करें तो देखिए फिर डोमेन क्या बनी, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर वाला है, सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं है आज सच, और ना ही स्क्वायर रूट वाली कोई इसमें समस्या है। लेकिन अभी क्या कहा, ऊपर की तरफ ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x एक्सिस के ऊपर y हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आउटपुट जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। तो फिर रेंज क्या होगा, रेंज बन जाएगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा इसका। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो फंक्शन को मॉडिफाई करने से चेंज हो जाती है बच्चों। ठीक है, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको होती कैसे है। देखिए पहले हम इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स को अगर हम ऐसे लिख लेते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो जैसे यहां पे ब्रेकअप किया था, इसको भी अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए पहले तो क्या करना, हमने इस नंबर को जो है इक्वल टू 0 पुट करिए आप, क्योंकि +2 के इंटीग्रेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे वहां कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंटरवल कैसे बनाएं हम। तो यहां से x आ गया -1, यहां तो हम 0 से कंपैरिजन कर रहे थे ना, ये जरूरी नहीं हर जगह 0 से कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पे x + 1 है, x - 1 भी हो सकता है, तो करेंगे ऐसे ही -2 + 2 कुछ भी हो। तो x + 1 = 0 किया तो x आ गया यहाँ पे -1, यानी कि जो पहले हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे थे अब करेंगे -1 के साथ कंपेरिजन करेंगे इसका। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फिर हम, ये पूरी टर्म x + 1 ये पॉजिटिव हो जाएगी कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा। और ये नेगेटिव कब होगी, व्हेन x इज लेस देन -1।
जब x की वैल्यू -1 से कम हो जाएगी तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी। देखिए जैसे मैं -2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, -2 + 1 तो क्या है, -1 आ गया ना, ठीक है। और -1 से बड़ी, जैसे -0.5 पुट करता हूँ तो 0.5 पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हर चीज को ऐसे ही आप, अगर यहाँ पे मान लो 2x + 3 है तो एक बार वो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो उसमें भी क्या करेंगे, 2x + 3 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x आ जाएगा -3/2। तो फिर -3/2 से कम और -3/2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, छोटी के लिए नेगेटिव। इस तरह से हमने स्प्लिट करना है हर एक फंक्शन को। ओके, जो भी मैं बात कर रहा था बच्चों कि मॉडुलस फंक्शन की रेंज जो है वो चेंज हो जाती है, डोमेन तो सेम रहने वाली है, इसमें जो मर्जी पुट कर लीजिए। सपोज मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ऐसे, लेट f(x) इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। अब क्या किया मैंने, मॉड के बाहर ही नेगेटिव लगा दिया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इनपुट तो होगी ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बाहर ही क्योंकि इसके नेगेटिव साइन लग गया है, इसको जब ओपन करेंगे तो बनेगा, देखिए उसी तरह से दो केसेस बनेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा। तो क्योंकि इसके बाहर ही नेगेटिव साइन लग गया तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेंज फिर क्या बनेगी इसकी, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, 0 पे 0 आ जाएगा। क्लियर? अदरवाइज बाहर नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ, सारी की सारी अब जो आउटपुट वैल्यूज आने वाली हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। सो इसमें पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे थे। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट mod of x is equal to square root of x square, okay, where x belongs to r। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लैंग्वेज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसकी। अभी बताता हूँ क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिस बच्चे को ये फंक्शन में ये वाला पार्ट समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारे तो फिर इजी ही लगने वाले हैं आपको। इसको हम दो नाम से और डिनोट करते हैं बच्चों। एक नाम है इसका स्टेप फंक्शन और दूसरा नाम है इसका फ्लोर फंक्शन। ओके, स्टेप एंड फ्लोर। चलिए इनकी तो बाद में बात करते हैं, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? द फंक्शन y इक्वल टू f(x) इक्वल टू ग्रेट, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्टली y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हो। मैं y इक्वल टू f(x) भी लिख रहा हूं साथ में। यू कैन डायरेक्टली राइट y इक्वल टू x, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। रीड कैसे करते हैं इसको देखिए, पहले जो यहाँ पे लिखा हमने, इसको रीड कैसे किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइंड इट बच्चों, दिस इज इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है जिसकी मैं बात कर रहा था। बच्चे कहते हैं कि सर यहां पे ग्रेटेस्ट की भी बात कर रहे हैं और लेस देन की भी बात कर रहे हैं। ये मैं अभी क्लियर करता हूं। देखिए हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2.5, ब्रैकेट्स में हम एक नंबर रख देते हैं ऐसे 2.5। अब इसको लैंग्वेज पे आ जाइए। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इंटीग्रल वैल्यूज चूज करनी है। पहले तो ये क्लियर हो गया है ना, लेस देन और इक्वल टू x। अब x क्या है यहाँ पे, x है इस केस में 2.5, तो इसके बराबर या इससे छोटा, लेस देन का मतलब इससे छोटा, ठीक है, इसके बराबर या इससे छोटा इंटीजर। अब देखिए ये खुद तो इंटीजर नहीं है तो इसके बराबर तो कोई इंटीजर हो ही नहीं सकता, दिस इज इन डेसिमल, है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा फिर? देखिए नंबर लाइन पे आ जाए अगर हम, 0, 1, ये 2, 3, तो इनके बीच में आ गया ये 2.5, है ना। तो इससे छोटा इंटीजर फिर कौन सा बनेगा? 2.4, 2.3? नो, सीधा हमें कहाँ आना पड़ेगा? 2 पे आना पड़ेगा। बीच में सभी वैल्यू डेसिमल की छोड़नी पड़ेगी। तो इसका फिर आंसर क्या बना? ये आ जाएगा 2 के इक्वल। अब आई बात समझ में, लेस देन और इक्वल टू x,
इसके बराबर, अगर मान लो यहाँ पे सीधा 2 ही लिखा होता तो इसका आंसर भी 2 आ जाता, क्योंकि ये खुद अपने आप में अब इंटीजर है। तो इसमें इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमें डेसिमल पार्ट हटा देना है नंबर का और उससे लेस देन पिछले वाले इंटीजर पे चले जाना है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ओके, इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2.1, तो उसको भी क्या लिखा जाएगा, 2.1 यहां पे आ जाएगी वैल्यू, दिस इज 1 हियर, तो 2 पॉइंट वैल्यू इधर आएगी, उससे फिर पीछे की तरफ आ जाएंगे, है ना। तो जितने भी डेसिमल हैं 2 और 3 के बीच में वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो सारे के सारे 2 पे शिफ्ट होने वाले, ठीक है। देखिए 1 2, अब यहां पे मान लीजिए ये है 2.9 2.8 एंड सो ऑन, मान लो 2.01 भी है, तो ये सारे के सारे किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑल दीज नंबर्स विल शिफ्ट टू 2, ठीक है। यहां पे आएंगे सारे के सारे नंबर जितने भी होंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर्स पे जाएं बच्चों, देखिए नेगेटिव नंबर्स पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, अब ये ध्यान रखना बच्चों, आपने इसमें कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव में -1 फिर -2, -2 जो है ये छोटा होता है -1 से, इधर लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं -1.5, तो अब -1.5 0, ये आ गया -1, ये -2, तो इसके बीच में आ गया ये नंबर -1.5, तो इसके बराबर ये इससे छोटा नंबर, तो इससे छोटा जब जाना होगा तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे ना, तो इससे छोटा इंटीजर फिर कौन सा आ जाएगा, -2, तो वैल्यू जाएगी -2, ठीक है। उसमें जैसे हम अगर इसको हम पॉजिटिव करके लिख देते हैं तो 1.5, ये आ गया 1.5, तो इससे लेफ्ट की तरफ इससे छोटा इंटीजर कौन सा हुआ, 1, तो यहां पे आ जाएगा 1, माइनस में नीचे की तरफ जाएंगे इसका, ओके, ये ध्यान रखना आपने। अब फिर से वही कंफ्यूजन वाली बात, अब मैं उसको क्लियर करता हूं। देखिए ग्रेटेस्ट के साथ लेस देन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे भी मैंने लिखा 2.5, आंसर लिखा 2। अब देखिए यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि 2.5 से छोटा इंटीजर हमने लिख दिया 2, ठीक है। इससे लेस तो इंटीजर कौन से हैं, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, -1 0 1, ये हमारा आंसर आ गया था। ऐसे अप -2 एंड सो ऑन अप टू -इंफिनिटी चलेगा, उन सभी में ये वाला बड़ा है, इसलिए हम ग्रेटेस्ट लगा रहे हैं। समझ में मेरी बात, कि जो इंटीजर यहां लिख रहे हैं उनसे छोटे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा तो एक स्टेप बैक करके आएगा, तो इसलिए ग्रेटेस्ट के साथ लेस देन वर्ड हम यूज करते हैं। चलिए अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनने वाला है, देखिए इसका ग्राफ के साथ हमारे कंसेप्ट जो है माइंड में फिक्स हो जाते हैं, वो फिर हमें कभी भूलते नहीं है बच्चों, इसलिए ग्राफ याद रखिएगा हर चीज, हर फंक्शन का। हो जाएगा -1 -2 ऐसे -3। देखिए तो अभी हमने क्या कहा कि लाइक 0.3 लिख देता हूं मैं, तो आंसर कितना आ रहा है 0। ऐसे अगर हम लिखते हैं 0.9 तो भी आंसर कितना आ रहा है 0, इंटीजर की तरफ जाएगा। तो वो सभी नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, तो बच्चों उनका आंसर कितना आएगा 0, इस साइड जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नंबर बिटवीन 1 एंड 2, जो 1 और 2 के बीच में नंबर है, लाइक 1.9, इसे भी क्या लिखेंगे 1, 1.23 है, ये भी कितना हो जाएगा 1। तो यानी कि 0 और 1 के बीच में आंसर आ रहा था 0, 1 छोड़ दिया था हमने, इधर जा रहे थे हम। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में जो नंबर आएगा तो वहां पे हम 2 छोड़ देंगे और कहां पे आ जाएंगे 1 की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, गॉट इट, इधर आ जाएंगे। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में जो नंबर होगा बच्चों, तो उसको हम 2 पे ले आएंगे, ये 3 छोड़ देंगे, गॉट इट। अब ऐसे नेगेटिव में आ जाए। देखिए अगर हम नेगेटिव में नंबर पुट करें, सपोज मैं पुट करता हूं -0.5, ये हो गया 0, ये हो गया -1। अब -0.5 यहां पे आ जाएगा, तो इससे छोटा इंटीजर
देखिए राइट हैंड साइड पे जीरो के -1 के राइट हैंड साइड पे नंबर बड़े हैं, लेफ्ट पे छोटे, तो ऐसे इसके राइट पे तो बड़ा हो जाएगा नंबर, तो इसके लेफ्ट पे आना पड़ेगा हमें इस साइड पे, तो क्या बनेगा -1, तो क्या आया -1, तो अब यहाँ पे इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ। फिर अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं -1 और 2 के बीच में, इसको इधर भी लिख लेते हैं -1 -2, इसी तरह से ये नंबर बन जाएगा। फिर -3 और 2 के बीच में नंबर आ जाएगा। गॉट इट? ये इस साइड की तरफ आ रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना हमने, क्योंकि इधर की तरफ नंबर छोटे हो रहे हैं इसमें। ये 0 और -1 के बीच में जो आएगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे 2 और 3 के लिए। तो अब देखिए मैंने कहा था इसका नाम जो है एक फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन कैसे? फ्लोर नीचे की तरफ होता है, जैसे 2.5 को हमने लिखा 2 यानी कि वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इसलिए फ्लोर भी बोल देते हैं इसको, फ्लोर फंक्शन। और दूसरा नाम था इसका स्टेप फंक्शन। देखिए ये स्टेयर स्टेप्स बन गए ना, सीढ़ियों के स्टेप, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं स्टेप्स, फर्स्ट सेकंड स्टेप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, ये स्टेप्स ऐसे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम उसको स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं। ये सिर्फ इसके नाम है बच्चों। ओके, अब बात करें इसकी डोमेन और रेंज की। तो डोमेन में तो देखिए आप जो मर्जी पुट कर लीजिए, जैसे हम यहाँ पे डेसिमल भी पुट कर रहे हैं, नेगेटिव भी, कुछ भी पुट कर सकते हैं। सो डोमेन इज आर। व्हाट अबाउट रेंज? अभी देखो यहाँ पर डेसिमल वाला नंबर पुट किया, इंटीजर आया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका? इंटीजर्स। इसमें डेसिमल रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यही पार्ट प्रॉपर्टीज में भी कवर हो रहा है। देखिए जो मैं नंबर लिख रहा था माइनस प्लस वाले, ये प्रॉपर्टीज में कवर हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? देखिए फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर -n इक्वल टू नेगेटिव ऑफ n, ठीक है, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीजर जो वैल्यू होगी वो तो इंटीग्रल इंटीजर में ही आएगी, बाकी नेगेटिव उसके साथ लग जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे -2.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2। मेरा कहने का मतलब था ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद सेकेंड, -x अगर हम लिखते हैं इसको, सपोज nx लिख लीजिए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी जो मैंने आपको करके बताया था, ये डायरेक्टली इंटीजर के लिए लिख के बताया था, ये सिर्फ साइन के लिए बता रहा था मैं आपको। जैसे -2 है तो इसको -2 लिख देंगे, यानी कि नेगेटिव बाहर आ जाएगा इसके साथ, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो एज माइनस एज इट इज, और ये 2 ही रहेगा, तो माइनस बाहर आ गई, तो सिंपल सी बात थी। अब देखिए जो ये बताने लगा हूँ, इसके साथ कंफ्यूज मत होना इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, x लिखा इसको, ये बन जाएगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। अब यहाँ पे वो डेसिमल वाली वैल्यू मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, जैसे भी मैंने -2.5 किया था, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए ये एज सच माइनस आ गए यहाँ पे, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो मैं अंदर की तरफ एज इट इज लिख देता हूँ, यानी कि इसका माइनस बाहर किया, कैरी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली -1, यानी कि इसमें से एक नंबर कम हो जाता है। देखिए -1 -2 -3, अब ये क्या -2.5 है बच्चों, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये छोटे नंबर की तरफ शिफ्ट होगा, तो छोटा नंबर कौन सा है? -2.5 से छोटा होगा -3। तो देखिए, तो अगर हम अब इसको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट मानकर चले तो 2.5 का तो बन जाएगा 2, बाहर माइनस आ गया और एक माइनस, ये तो कितना बना -3, ठीक है। डायरेक्टली याद रखें, वो ज्यादा बेटर है, इसको जैसे करके बता रहा था मैं। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, x प्लस k, वेयर k इज एनी स्केलर, कोई भी नंबर हो सकता है। दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। आप कुछ भी उसमें ऐड करेंगे तो वो सेपरेटली ऐड करके निकाल सकते हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो एज इट इज इंटीजर आ जाएगा, और बाकी जो भी उसमें ऐड कर रहे हैं वो अलग से सेपरेट ऐड करके आ जाएगा। यू कैन वेरीफाई दिस। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे अब हम आ रही है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, एक बार मैंने पॉजिटिव लिखा, एक बार नेगेटिव। अब यहाँ पे
या तो आंसर आएगा -1 या फिर आएगा 0। कब? इफ x डज नॉट बिलोंग टू z, अगर वो इंटीजर नहीं है। दूसरा, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर हम इंटीजर की बात करें, देखिए इंटीजर की बात करते हैं पहले। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 2 और इसको लिखा -2, तो इंटीग्रल वैल्यूज ये 2 बनेगी एज सच, और ये भी, क्योंकि ये खुद ही इंटीजर है तो एज सच लिखे जाएंगे, तो ये -2 बन जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो अंदर माइनस है वो बाहर कैरी हो जाएगा, सो ये क्या बन गया 0। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसके। -1 कैसे आएगा? मैं लिखता हूं पहले तो हम लिख लेते हैं 1.5 प्लस -1.5। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, डेसिमल हट गया यहां से, और ये वाला नेगेटिव जो है यहां पे बाहर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर कवर हो गया। तो इसके साथ अब ये यहां पे देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव है -1.5, तो -1 -2 और ये आ गया -1.5, तो पीछे की तरफ आएगा ना, छोटे इंटीजर की तरफ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2, और इनको जब सिंप्लीफाई किया 1 - 2 इट इज -1। गॉट माई पॉइंट, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों इंटीग्रेशन में। तो जैसे मैं बता रहा हूं, इसके इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं कि जिसको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो फिर वहां कंफ्यूज हो जाता है, उसको सॉल्व किया हुआ भी समझ में नहीं आता। बहुत सारे इंटीग्रेशन में +2 में जब आप जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्व मिलेंगे इंटीग्रेशन में, लेकिन बच्चा वहां पे कंफ्यूज होता है, सर ये आया कैसे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम इसकी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इट इज लेस देन और इक्वल टू x, स्ट्रिक्टली लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ठीक है, आप इसमें कोई भी नंबर पुट करके देख लीजिए, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। पुट x इक्वल टू 2.5, देखिए क्या बनता है। पहले तो 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, दिस इज x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंगली आ गया 2, तो यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं 2.5 प्लस x, राइट साइड पे जो पार्ट है इसका। तो देखिए इसको, अब ये तो बन गई इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि 2 आ गया आंसर, और साथ में +1, तो कितना हुआ 3। ठीक है ना, अब यहां पे आंसर आ रहा था 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑलराइट, जो इसका आंसर आ रहा था इसको हम यहाँ पे 2.5 लिख देते हैं। आंसर तो इसका भी 2 आ रहा था, वो इक्वल टू में कवर हो गया, राइट हैंड साइड से लेस देन हो गया इससे। इसी तरह से आप इसको माइनस साइन के साथ भी पढ़ सकते हैं, उसमें चेंज हो जाएंगे। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बस उल्टी हो जाएंगी टर्म्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको लिखने का स्टाइल बदल जाएगा बच्चों। उसमें क्लोज ब्रैकेट लग रही थी, अंदर की तरफ थी, ये बाहर की तरफ खुली होंगी। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम ये वाली ब्रैकेट लगा रहे थे, इसमें बाहर की तरफ खोल के रखना है इसको, ब्रैकेट को। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होंगी लेकिन उल्टी लगेंगी इसमें, तो इसको बोल देते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। और मैंने क्या कहा, अब वर्डिंग चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, तो इसको रीड कैसे करेंगे, कैसे रीड करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहां पे ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, लाइक 2.5 लिखा था, उसमें जो था 2.5 को हम 2 लिख रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे, उसको फ्लोर फंक्शन बोलते थे, तो इसको हम बोल देंगे सीलिंग फंक्शन। ठीक है, सीलिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू बढ़ेगी, आगे की तरफ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.5 को हम बना देंगे 3। इसमें राइट हैंड साइड की तरफ जाना हमने, तो यहाँ पे ये 2.5 है, तो इसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे बच्चों, यानी कि वैल्यू बढ़ानी है, ऊपर जाना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेलिंग फंक्शन। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस इसमें उसमें पिछले नंबर की तरफ आ रहे थे, इसमें अगले की तरफ जाना है, आंसर फिर से वही जो है इंटीजर ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज भी सेम उसी तरह से रहेंगी, सेम नहीं है मतलब सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आप इसको अपने आप वेरीफाई करिएगा। ऐसे ही नेगेटिव में होगा बच्चों, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा देता हूं
-2.5, तो इसको लिखेंगे देखिए -2, बढ़ेंगी वैल्यू, ये -1, -2, -3 और बीच में आएगा देखिए -2.5, तो इसको बढ़ाएंगे तो हम 2 की तरफ चलेंगे, ये ध्यान रखना आपने। तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन पे चल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का कंसेप्ट सेम है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन। ये बहुत सिंपल है पर इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन ये क्या है देखिए, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। x तो हमारे पास एक सिंपल हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन बोल देंगे उसको, 1/ करने से वो बन गया रेसिप्रोकल फंक्शन। तो पहले इसकी डोमेन और रेंज पे आ जाए देखिए, क्योंकि डोमेन में हम पढ़ते आ रहे थे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर इसकी डोमेन क्या बन गई, तो डोमेन इसकी क्या बनेगी बच्चों, रियल नंबर में से 0 को हटा देंगे, ये हम इसमें पुट नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं, देखिए रेंज क्या आती है ना। चलिए उसके लिए पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बाद में रेंज की बात करेंगे। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। 0 तो नहीं पुट कर सकते, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं 1, तो आंसर आया 1, ठीक है। यानी कि जब हमने x को 1 पुट किया y1 आ गया, फिर x को मैं 2 पुट कर देता हूं तो 0.5 डिवाइड करके देख लेना, फिर 3 पुट किया तो दिस इज 0.3 बार 0.333 ऐसे जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यहाँ पे पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 1 2 3, लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है, पहले 1 थी फिर हाफ हो गई यानी कि 0.5 है ना, फिर उसके बाद 0.33 हो गई, फिर 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी कि y कम हो रहा है ना। अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए, अब मैं वैल्यू चेंज करने लगा उसमें, अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं उसमें, कैसे 1/x, अभी तो मैं इसमें इंटीग्रल वैल्यूज पुट कर रहा था, अगर मैं डेसिमल वैल्यू पुट करूं, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों जो मैं बता रहा हूं, देखिए फिलहाल ग्राफ इसको मैं मिटा देता हूं, पहले ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब हमने इंटीग्रल वैल्यूज पुट करी, ये इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बता रहा हूं मैं आपको, देखिए फॉर इंटीग्रल वैल्यूज 1/x 1/1 1 1/2 0.5 1/3 0.3 बार 1/4 इट इज 0.25, इज इट। तो क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन 1/x गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है, यानी कि y इज इक्वल टू 1/x डिक्रीज हो रहा है एज x इंक्रीजेस। मैं इंटीग्रल वैल्यूज की बात कर रहा हूं बच्चों, माइंड इट, अभी डेसिमल वैल्यूज पे भी जाएंगे। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y डिक्रीज होता जा रहा है, तो फिर ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए, देखिए अब इधर तो y बढ़ेगा और इधर y डिक्रीज होगा, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। अब डेसिमल वैल्यूज के साथ देखिए जरा क्या बनता है, फॉर डेसिमल वैल्यूज, है ना, क्योंकि लगता है बच्चों को कि यहां पुट करेंगे तो ये तो बिल्कुल डिक्रीज ही होता चले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, इंक्रीज भी करेगा। देखिए अगर हम 1/0.1 रख दे डेसिमल में, तो डेसिमल हटाएंगे तो आंसर कितना आया 10, है ना, ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे ऊपर एक 0 लग जाएगी। सिमिलरली 1/0.2 अगर मैं पुट करूं तो 10/2 तो कितना आ गया 5 आ गया। सिमिलरली और ले लेते एग्जांपल 0.00001 ऐसे पुट किया मैंने, तो ये डेसिमल हटाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 लाख आ गया, है ना। ऐसे ही
वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, कहाँ, अप टू इंफिनिटी तक चली जाएंगी। ओके, तो अब आप देखिए इसका ग्राफ जो बनने वाला है, फिर ये स्टेप डेसिमल वाला अगर आपको समझ में आ गया तो डोमेन तो होगी यहां से क्लियर। अब रेंज की बात करेंगे। देखिए, तो जब हमने, मैं यहां पे 1 मार्क कर रहा हूं, 0 to 1, इधर -1, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब हमने बच्चों 0 और 1 के बीच में नंबर पुट किए, ठीक है ना, जैसे अभी हमने 0.5 पुट किया था, तो डेसिमल हटा के 10/5 कितना आ गया था, 2 आ गया था, है ना। तो डेसिमल पार्ट के बीच में ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना, यानी कि इन्फिनिटी तक चली जाएगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 0.0001 लिखा था तो 1 लाख आ गया था ऐसे। तो y इज इक्वल टू, यानी कि x को अगर हम 0 और 1 के बीच में पुट कर रहे हैं तो y एकदम से बढ़ जाता है, अप टू इन्फिनिटी चला जाता है। ये इसका ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसे। ये बिल्कुल क्लोज आ जाएगा आगे तक जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अप्रोक्सीमेटली टच करने को लगेगा हमें इसको, पर टच कभी भी नहीं करता, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, फॉर वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। और अगर हम 1 से बड़ी वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने 1/5 पुट किया, तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, y इक्वल टू 1/x, और अगर हम इसको सपोज मैंने 2 पुट किया था तो ये 0.5 आ गया था, कम हो रही है ना वैल्यू इंटीग्रल के। तो y जो है अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल आ जाएगा, x एक्सिस को टच करता हुआ हमें नजर आएगा, बहुत क्लोज आ जाएगा इसके, पर कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा। सेम कंसेप्ट इधर नेगेटिव नंबर में भी हो जाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। तो अगर हम रेंज की बात करें, अब देखिए रेंज पे आ जाए, तो जब हम इसमें 0 पुट ही नहीं कर पा रहे और ये ग्राफ से क्लियर हो रहा है, देखो 0 तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, रेंज भी इसकी सेम होगी जो डोमेन था, है ना। डोमेन और रेंज दोनों सेम रहेंगी रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ देखने में हमें लगता है बहुत इजी है, पर ये 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू y की अप टू इन्फिनिटी चली जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नाम से पता लग रहा है बच्चों, फ्रैक्शंस। जैसे पीछे था ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, वहां इंटीग्रल वैल्यूज आ रही थी, ये आ जाएगी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज। देखिए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे सेट ब्रैकेट के बीच में लिखना है इसको। वहां पे हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, यहां पे सेट ब्रैकेट लिख देंगे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एंड इट इज डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कैसे देखिए, पुट x इक्वल टू 3.2 पुट करके देखते हैं, देखिए क्या बनेगा 3.2। तो राइट हैंड साइड पे भी 3.2 पुट कर दिया और दोनों जगह x में, तो ये तो डायरेक्टली x था, कोई इश्यू नहीं है इसमें, तो आसपास 3.2 रहेगा। अब ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी जो हमने पढ़ा ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, डेसिमल पार्ट हट जाता है तो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, यानी कि 3 आ गया। अब 3.2 माइनस 3 किया तो कितना आ गया 0.2। व्हाट इज दिस, 2/10 फ्रैक्शन आ गई ना, ऑलराइट, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और इसकी डोमेन क्या रहेगी फिर, तो डोमेन हो गई इसकी ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी पुट कर लीजिए, है ना। तो रेंज क्या होगी फिर, अब क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा आंसर और सभी की सभी फ्रैक्शन, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जब इसको यहाँ 0 पुट करेंगे तो दोनों जगह 0 आ जाएगा, तो 0 आंसर आएगा, और लेस देन 1, क्योंकि जितनी भी फ्रैक्शन है बच्चों वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इनफाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, डेसिमल लगाते जाइए, 0 लगाते जाइए, 0.1001 001 या 2 3 कुछ भी एनीथिंग लिख के आप इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। सो इस रेंज इज 0 to 1। अब इसका जब ग्राफ अगर हम बनाएं तो देखिए ग्राफ इसका इजी है, 0 1 2 ऐसे -1 -2 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब हमने क्या किया,
क्योंकि इसमें आंसर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 1 छूट जाएगा, 1 से इधर की तरफ आएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा आंसर सारे के सारे, ये भी छूट जाएगा, इधर बीच में फ्रैक्शन की तरफ आंसर आएगा इसका, सिमिलरली है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है बच्चों, आप इसको खुद पढ़िएगा, बार बार पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में ये कंसेप्ट अच्छी तरह से प्रिंट होंगे, अदरवाइज अभी पढ़ा है और हाफ एन आवर के बाद आप इसको रिकॉल करके देख लेना बच्चों, सारा का सारा भूल जाएगा आपको। सो यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फंक्शंस एक ऐसा टॉपिक है जो +1 +2 में अगर किसी बच्चे का स्ट्रांग है तो ये माना जाता है कि उसको 40% मैथ्स क्लियर हो चुका है +1 +2 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन मिलती है आपको बुक्स में, और मोस्टली मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ बच्चों, और बट ये फैक्ट है, आप इसको सिग्नम फंक्शन को बुक्स में भी पढ़ेंगे और मोस्टली टीचर्स भी आपको जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, वो भी इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाते, बट बहुत से, ये भी फैक्ट है, बहुत से नहीं कर पाते, नहीं पता होता, इतनी डीपली नहीं पढ़ते। पर ये भी फैक्ट है कि बहुत से टीचर को पता होता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं है। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं इसको, सीधा पहले बुक में आ जाते हैं। बुक में कैसे लिखा हुआ आपके, सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर रखा है 1 0 -1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0, यानी कि 1 0 -1, इस तरह से ये डिफाइन कर रखा है। बट एक्चुअल में ये क्या होता है फंक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं हम y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू मॉड x अपॉन x, ये होता है बेटा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब मॉड x हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। मॉड x को हम कैसे डिफाइन करते थे, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। तो देखिए अगर दोनों जगह पॉजिटिव, इनपुट वैल्यू सेम रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करो मैं, जैसे यहाँ पे 2 पुट किया तो नीचे भी 2 आएगा, सो 2/2 1 आ गया आंसर, ओके। फिर नेगेटिव केस में -1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपने -2 पुट किया, मॉड उसे पॉजिटिव पुट कर देगा लाइक दिस, मॉड ऑफ -2 अपॉन -2, तो ये तो 2 रहने वाला है, ऊपर मॉड पॉजिटिव कर देगा ये, तो यहाँ से आंसर काट के आ गया -1, इन दैट केस इट इज -x, ओके। व्हाट अबाउट 0, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्टली बोल देते हैं कि एट x इक्वल टू 0 द आंसर इज 0। कैसे भाई, मॉड 0 इज 0, डिनोमिनेटर में भी 0, 0/0, ये तो क्या हो गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया। अब आप देखिए बहुत सारे टीचर्स इसको वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि एट x इक्वल टू 0, 0 कैसे आ गया भाई, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, डिविजिबिलिटी बाय 0 नॉट डिफाइंड, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। मैं इसी स्टेप की बात कर रहा हूं बेटा, एट x इक्वल टू 0। मैक्सिमम टीचर इस पॉइंट को स्किप कर जाते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, चाहे वो RD शर्मा हो चाहे कोई और बुक हो, ठीक है। अब देखिए एट x इक्वल टू 0, ये 0 क्यों लिखते हैं हम इसको, ठीक है ना, अदरवाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई 0/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर ये 0 कैसे हुआ, उसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन पे, इसके नाम पे जाना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में क्या मतलब होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सिग्नम फंक्शन को। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साइन ऑफ नंबर, साइन ऑफ नंबर, विथ नंबर, मॉड x अपॉन x, इसका साइन क्या होगा। देखिए जो हमने यहां पे लिखा था ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आ जाइए, तो पॉजिटिव हमने लिखा x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए रहने वाला है पॉजिटिव, इसको लिखते थे हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि y के इक्वल करके आपको समझ में आएगा ग्राफ पे, y इक्वल टू मॉड x अपॉन x। तो जब हम इसमें फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं ये x ग्रेटर देन 0, तो उस केस में y पॉजिटिव है इधर की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव y, इधर भी पॉजिटिव रहेगा y, ठीक है। अब x एक्सिस y जो है पॉजिटिव रहेगा। अब फिर आते हैं यहाँ पे नेगेटिव, तो y नेगेटिव हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाएगा इधर, ठीक है, नेगेटिव हो गया। व्हाट अबाउट x इक्वल टू 0, क्या कहा था मैंने, साइन, साइन ऑफ नंबर,
इस नंबर का साइन चेंज नहीं हो रहा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट एक्स इक्वल टू जीरो, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या रहा, न्यूट्रल, जीरो, ये मतलब होता है इसका, इसलिए इसको लिखते हैं नो चेंज। यहां पे जीरो का मतलब है नो चेंज इन द साइन। ओके, चलिए डोमेन, अभी ग्राफ भी इसका ड्रॉ करते हैं, वैसे मैंने आपको अभी बता दिया, उसको एक्सप्लेन करता हूं। सो डोमेन तो होगी इसमें यहाँ पे बच्चों रियल नंबर, ठीक है, कुछ भी पुट करो, जीरो भी पुट कर रहे हैं, जीरो का मतलब अभी मैंने बताया वैसे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखते, इट मीन्स नो चेंज इन साइन। ओके, फिर हम बात करते हैं रेंज की। तो अब आप रेंज देखिए, यहाँ पे तीन ही वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ, -1, 0 एंड 1। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स अपॉन एक्स जब आप पुट कर रहे हैं, जो आप ऊपर पुट कर रहे हैं वो नीचे पुट करोगे, तो पॉजिटिव है तो 1, जीरो पे नो चेंज, और नेगेटिव आ जाएगा लेस देन जीरो के लिए वो -1 आ जाएगा। तो रेंज ये रहेगी, सिर्फ तीन एलिमेंट होंगे इसके सेट में, ठीक है। इट बिहेव्स लाइक कांस्टेंट फंक्शन, देखिए यहां पे एक्स आ गया, यहां पे एक्स डैश, यहां पे वाई, यहां पे वाई डैश, और ये रहा जीरो। तो देखिए अब जब x ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया इधर 1, तो ये ग्राफ 1 है इसका टूवर्ड्स वाई एक्सिस, यानी कि ये तो कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट फंक्शन की ही तरफ बिहेव कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे, ठीक है, जितना भी हो एक्स। इसी तरह से टूवर्ड्स लेफ्ट ये y इक्वल टू -1, यहां पे ये भी कांस्टेंट हो गया। देखिए अब x को चाहे -1 लिखे, चाहे -2, चाहे -3, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही इधर, ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। गॉट इट? सो इसका ग्राफ हो गया। याद रखना बच्चों, इसमें जो मैंने कहा है x इक्वल टू 0, इट मीन्स नो चेंज इन साइन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं विच मेक्स यू इंटेलिजेंट, अदरवाइज बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं बच्चों। चलिए अब हम आते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो y इक्वल टू a पावर x, इस फंक्शन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर a बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 की आप जो मर्जी पावर कर लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, 1 की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होगा ये, माइंड इट, आर पॉजिटिव है। तो जब हम लिखते हैं y इक्वल टू a पावर x एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, देन वी हैव टू केसेस, या तो 1 से बड़ा हो सकता है, a इज ग्रेटर देन 1, और इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। सो ये दो केस बनेंगे, a ग्रेटर देन 1, सेकेंड व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 की पावर भी नहीं करते हम, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो देखिए अब ये दो केसेस हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, इजिली हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ना तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डोमेन की जहां तक बात है, तो डोमेन तो हो गई ऑल रियल नंबर्स। ओके, रेंज भी मैं बता देता हूँ इसकी, फिर हम इसके ग्राफ भी चलते हैं। रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। चलिए अब केस 1 पे आ जाए, केस 1 जिसमें हम कह रहे थे कि a इज ग्रेटर देन 1, 1 नहीं है और a पॉजिटिव है, तो या तो 0 के 1 के बीच में हो गया, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है अगर a, तो यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करके देखिए, और a के भी। अब यहाँ पे a को हमने 1 से बड़ा माना है, मैं मान लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ अभी, लेट a इक्वल टू 2, तो y क्या बन जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 2 पावर x। अब मैं x की पावर अलग अलग करता हूँ और देखते हैं क्या होगा। सो व्हेन x इक्वल टू 1, 2 पावर 1, इट इज 2, तो पहला पेयर बना 1, 2। व्हेन x इक्वल टू 2, सो 2 स्क्वायर 4, नेक्स्ट पेयर इज 2, 4। व्हेन x इज 3, 2 क्यूब 8, तो नेक्स्ट पेयर बन गया हमारा, जब हमने x को 3 पुट किया तो y आ गया 8। देखिए 1, 2, 3, इधर y x।
सो इन द फर्स्ट केस व्हेन x इज 1, x को हमने 1 पुट किया तो y आ गया 2, ये 1 और ये आ गया 2, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गया इनका, ठीक है। सेकेंड, जब x हमारे पास 2 है तो y आ गया 4। देखिए x की वैल्यू तो कम अमाउंट में चेंज हो रही है, एक एक स्टेप चेंज हो रही है, लेकिन y सडनली ज़्यादा बढ़ जाता है, y हो गया यहाँ पे 4, डबल ही हो गया सीधा, है ना। इसी तरह से जब हमने x को 3 पुट किया तो ये कहाँ पे चला गया, सीधा 8 पे चला गया, एंड ऑन यहाँ पे ऊपर की तरफ वैल्यू है ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है ऐसे। क्लियर? ये रफ एंड बना रहा हूँ मैं बच्चों। तो इसका ग्राफ फिर कैसे बनने वाला है, for a greater than 1, this is case 1, a is greater than 1, तो ये इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ऊपर की तरफ कर चला जाएगा, y इक्वल टू ए पावर x, जैसे भी मैंने यहाँ पर पुट किया, a की वैल्यूज पुट कर ली, a आप कोई भी नंबर फिक्स कर सकते हो, मैंने 2 किया था, कुछ भी रख के फिर x की डिफरेंट पावर करी और आप उसको प्लॉट करके इजिली देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम, जब a हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, केस 2, when a lies between 0 and 1, उस केस में क्या होगा, यू कैन चेक। अब इसको 0 और 1 के बीच में आप से 0.5, हमने लिखा है, a को हमने मान लिया 0.5, तो y इक्वल टू ए पावर x, यानी कि 0.5 की पावर, अब यहाँ 1 करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, x को हमने पुट किया 1, आंसर इज सेम, तो पहला पॉइंट आ गया। जब हमने x को रखा 1 तो y हमारे पास आ गया 0.5, फिर x की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, x को हमने रखा 2, तो ये क्या बन जाएगा 0.25, देखिए वैल्यू वो छोटी होगी ना, पहले 0.5 थी अब 0.25 होगी। इसी तरह से अब एक पर्टिकुलर मैंने ए को कुछ भी लिखा है यहाँ पे 0 और 1 के बीच में, आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए 0 और 1 के बीच में, और x को इंक्रीज करते चले जाइए तो y डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस पार्ट के लिए जो इसका ग्राफ बनने वाला है फिर वो कैसे हो जाता है, देखिए नेगेटिव पार्ट में तो y डिक्रीज हो रहा है, x बढ़ रहा है, x किधर को बढ़ेगा, राइट हैंड साइड की तरफ, है ना, और y डिक्रीज होगा ऊपर की तरफ, तो y बढ़ रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनने वाला है। देखिए इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, लेकिन y नीचे की तरफ, देखिए ये पॉइंट था, फिर ये ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग नीचे की तरफ आ रहा है पॉइंट, तो y डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। सो ये सेकंड वाला ग्राफ बन जाता है हमारे पास a less than 1 greater than 0 के लिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट फंक्शन। अगला फंक्शन बच्चों हमारे पास है स्क्वायर फंक्शन। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, नाम से क्लियर है ना, स्क्वायर कर रहे हैं हम किसी नंबर का, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। अब यहाँ पे भी डोमेन जो होगी वो ओनली रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर है। रेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनपुट तो कुछ भी हो सकती है, इनपुट में तो आप माइनस भी पुट कर लीजिए, आंसर फिर पॉजिटिव आया, ठीक है। तो रेंज जो इसकी बनने वाली है, और अगर आप 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर इट इज 0, तो रेंज क्या होगी फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब इसकी ग्राफ के ऊपर आते हैं। सो इसमें भी आप चाहो तो वैल्यू वेरीफाई कर सकते हो, पहले 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना आ गया 1,1, फिर 2 पुट कर देते हैं x को, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, दूसरा पॉइंट बन गया 2,4, फिर y को हम 3 पुट कर देते हैं, सॉरी x को 3 पुट किया तो इसका स्क्वायर होकर y कितना आ गया 9, तो थर्ड पॉइंट बन गया 3,9। ऐसे नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू सेम वैल्यूज हम नेगेटिव में भी लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x को
नेगेटिव इनपुट देते हैं। -1 स्केयर हो गया, फिर से 1 आ गया तो क्या पॉइंट बना, -1, 1। फिर हम सेकेंड वैल्यू 2 थी तो अब -2 कर देते हैं, तो स्केयर होकर 4 आ गया। फिर -3 पुट किया तो स्केयर होकर 9। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बन रहे हैं, -2, 4, -3, 9, ये पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब इनको प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट था 1, 1, x 1 है, y भी 1 है ना। तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही x -1 था, इधर साथ साथ दोनों कर लेते हैं। तो y तो कितना था, 1 ही, क्योंकि ये स्केयर होके पॉजिटिव हो रही है तो y तो नेगेटिव होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है। और 0 पुट करेंगे x, तो देखिए 0 पे कितना आ रहा था, 0, तो एक ये पॉइंट आ गया, x भी 0, y भी 0, है ना। फिर 2 पुट किया तो जब हमने x को 2 पुट किया तो y आ गया 4। इसी तरह से हमने जब x को -2 पुट किया तो भी y कितना आ रहा था, 4, है ना। तो ये देखिए सिमेट्रिकल चल रहा है ना, दोनों साइड लगभग एक जैसा, बिल्कुल। तो जब हम ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स आ गए, अगर हम इनको ज्वाइन करें, मैं रफ एंड ज्वाइन कर रहा हूं बच्चों, तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बनेगा इसका। इसको बोलते हैं हम पैराबोला। ये हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन का चैप्टर आएगा बच्चों, उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हम पैराबोला के बारे में। तो ये पैराबोला बन गया हमारे पास, पैराबोलिक पाथ बन गई। और वी कैन से दिस इज कनकेव अपवर्ड, है ना, ऊपर की तरफ कनकेव बना। इसी तरह से अगर हमारे पास y इक्वल टू -x² आ गया तो यही चीज जो है इन्वर्ट हो जाएगी, जो अभी ऊपर बन रही है वो नीचे की तरह शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि y का उसमें हर x को जो मर्जी पुट करें, बाहर जब नेगेटिव लग गया, बेशक ये स्केयर है, बाहर नेगेटिव आने की वजह से ये इन्वर्ट हो गया, y नेगेटिव आ गया नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो उसमें जो रेंज हो जाएगी वो नेगेटिव में चली जाएगी, वो 0 से -इन्फिनिटी चली जाएगी उसमें। इस केस में फिर रेंज क्या बनेगी, 0 से -इन्फिनिटी बनेगी, ऐसे -इन्फिनिटी से 0। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगले फंक्शन पे। स्क्वायर फंक्शन जो है, जैसे भी हमने लिखा x², क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और टफेस्ट भी कह सकते हैं हम इसको। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इसको लेकर। अब आगे हमारा आ गया क्यूबिक फंक्शन। y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x³। जैसे x² था उसी तरह से अब हम क्यूब कर रहे थे, इसको क्यूबिक फंक्शन बोलेंगे। सो हियर x बिलोंग्स टू r, तो यानी कि इसकी डोमेन हो गई, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। ठीक है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 ही जगह आती है बच्चों, वो आपने ध्यान रखनी, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर और दूसरे कहाँ पे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो वंस अगेन लेट्स गिव डिफरेंट वैल्यूज। x को हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1, तो पहला पॉइंट 1 के साथ 1 आ गया। फिर x को हम 2 पुट कर देते हैं, 2 क्यूब कितना आ गया, 8। देखिए अब यहाँ पे और ज़्यादा चेंज हो रही है वैल्यू। जैसे स्क्वायर फंक्शन में 2 का स्क्वायर 4 बना था, यहाँ क्यूब हो रहा है, तो एकदम ज़्यादा चेंज आएगा y में। जितना चेंज हम x में करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज y में आने वाला है। ठीक है। x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर x को आपने अगर 1 पुट किया तो यहाँ से y भी कितना आ गया, 1। पर जैसे ही आपने x को 2 पुट किया, y सीधा चला गया 8 पे कहीं। ये तो पहला पॉइंट आ गया 0 0, फिर 1 1, मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे है। ठीक है। तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया ऐसे, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी वैल्यू, x से ज़्यादा चेंज y में आ रहा है। इसी तरह से इसको अगर हम नेगेटिव साइड में करेंगे तो ये नीचे की तरफ भी ऐसे चला जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो देखिए ये पॉजिटिव साइड में भी इंक्रीज हो रहा है, इधर x इंक्रीज होता चला जाएगा, इधर y इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही नीचे की तरफ -1, -2, -3 y भी नीचे की तरफ जा रहा है, और ऐसे x भी इधर इंक्रीज होगा, यानी कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है सारा, और 0 पे 0 हो जाएगा। इट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन और रेंज जो दोनों हो गई इसकी सेम हो गई। फिर तो रेंज भी क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स। ओके।
सो ग्राफ से बच्चों आपने सभी के जितने भी फंक्शन आप अभी हमने किए हैं ये सब आपने ग्राफ के बेसिस पे याद रखे हैं। ऐसा करोगे तो आपको क्रैमिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, बार बार इनको पढ़िए, रिवाइज करिए। सिर्फ एक या दो बार रिवाइज करने से काम नहीं चलने वाला है। अब आप अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आप रिकॉल करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो आपने ग्राफ्स के साथ ग्राफ बार बार इनका ड्रॉ करिए, नाम फंक्शन का लिखिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, डोमेन रेंज का अपने आप आइडिया हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक फंक्शन और बताना है, बट क्योंकि वो नहीं है चैप्टर हमारे सिलेबस में, जो मैं अभी बीच में बता के हटा हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और डोमेन रेंज ग्राफ उसका उसी में कवर करूंगा। लॉगरिथम देखते कैसे हैं, बहुत सारे बच्चों को लॉग देखना नहीं आता, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। न्यूमेरिकल में एवोगैड्रोस नंबर की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर आपको लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं टेबल के साथ में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक आप इसी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखिए, एंड डू गो टू लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके। वीडियो के नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे आप मेरी, वहाँ से आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए, जब तक हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।